हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम यूलर्स मेथड है। और ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर का है। और इसमें हमने पिकार्ड मेथड, फिर पिकार्ड मेथड ऑफ साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बताया हुआ था, है ना। इसके बाद आज यूलर मेथड है। तो यूलर मेथड को किस तरीके से हम क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से फॉर्मूला होता है, तो वो सब चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो आपने अगर पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप आई टैब पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आज का टॉपिक जो आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो यूलर्स मेथड है, तो देखिए बच्चों का मोटिव ये रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कि हम सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला रख दें और फॉर्मूला रखने के बाद सीधे क्वेश्चन लें और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा दें। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है कि सिर्फ जल्दी जल्दी हमें चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम काफ़ी दूर है उनके लिए, और जिनका एग्ज़ाम है अभी भी, उनके लिए, दोनों के लिए जो मैं आपको समझाने वाला हूँ जिस मेथड से, वो मेथड और उस तरीके से जो समझाऊंगा, वो दोनों चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छे से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने में सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि आपको कि जैसे यूलर्स मेथड है, तो ये यूलर्स मेथड का फॉर्मूला कहाँ से आया, वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं, है ना। क्योंकि ये काफ़ी लोग ये छोड़ देते हैं, ठीक है, कि वो ये सब में नहीं पढ़ते, वो सीधे क्वेश्चन का फॉर्मूला लेते हैं, फिर क्वेश्चन लेते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर बाकायदा हर चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस फिर जाके कंप्लीट हो जाएगा हर चीज़। इससे आपको यूलर्स मेथड का फॉर्मूला जो होगा ना, वो आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम से बैठ जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो यूलर्स मेथड होगा, एक मॉडिफाइड वाला भी होता है, उसमें क्या होता है कि इसी से ही रिलेटेड वो भी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पिकार्ड मेथड में हमने कैसे लिया था, dy/dx = f(x, y) लिया था ना। उसी तरीके से यूलर्स मेथड में भी हमें ऐसे ही लेना है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि बाई डिफरेंशियल इक्वेशन, बाई डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बस जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ आप देखिए, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी डाउट आए, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और उससे पहले जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है ना। यहाँ पर अभी आपको कोई भी डाउट नहीं लेके आना है दिमाग में। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है dy/dx = f(x, y)। इसी तरीके से लेते थे। इसके बाद क्या करते थे कि यहाँ पर हम, जैसे ये होता है, इसमें हम कहते हैं कि y(x0) = y0, ठीक है, ये चीज़ हुआ करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में भी यही सब चीज़ें बातें हुई हैं। फिर वहाँ पर भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व किया जाता था। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर कहीं भी देखिए, कुछ भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए उसका कहीं ना कहीं जाकर यूज ज़रूर होता है। तो ये आप कभी भी ज़िंदगी में मत सोचा कीजिए कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं या इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं पढ़ते, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। अरे भाई ये बताइए, जिसने बुक बनाई हुई है, तो अगर बुक बनाई है तो उसमें कुछ भी, अगर उसने एक पेन चलाया है, कुछ भी लिखा है, तो ये समझ लीजिए वो बहुत ही सोच समझ के लिखा होता है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं ये सब चीज़ें। तो कभी भी बुक्स अगर उठाइए तो बुक्स को आप सोचिए कि मैं पूरा से पूरा पढ़ने की कोशिश करूं, ये
उस हिसाब से मत पढ़ो कि बस एग्जाम हमारा क्रैक हो जाए, ठीक है, एग्जाम हमारा निकल जाए। लेकिन अगर उस हिसाब से भी सोच रहे हो आप कि हमारा एग्जाम निकल जाए, तो ये बताइए जब आप आधी अधूरी ज्ञान लेंगे तो क्या आपका एग्जाम निकलेगा? क्या नहीं निकलेगा। जो भी जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, तो वो अगर कुछ भी टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, टॉपर का मतलब क्या होता है कि जो भी टॉपिक उठाते हैं वो टॉपिक को अच्छे से 100% पढ़ते हैं, है ना। अगर वो एक बुक उठाते हैं, कोई भी, अगर उन्होंने मैथ की बुक या केमिस्ट्री फिजिक्स कोई भी बुक उठाते हैं, तो वो बुक जब उठाते हैं तो वो समझ लीजिए कि जिस राइटर ने लिखा उस राइटर के बारे में तक समझते हैं पहले कि वो राइटर कौन है ना। तो इसी वजह से हमेशा आप देखिए कि जो भी टॉपर्स होते हैं उनको हर बुक के राइटर का नाम जरूर 100% याद रहता है, क्योंकि वो राइटर से लेके जितना उसने लिखा हुआ है, उसमें जितना जिस हिसाब से लिखा हुआ है वो सब पढ़ते हैं, फिर कहीं जाके टॉपर बनते हैं वो लोग, है ना। तो हमेशा ये सोचिए कि जो भी मैं बता रहा हूँ, जैसे यूलर्स मेथड है, तो हमेशा ये मत सोचिए कि मैं फॉर्मूला लूँ, फॉर्मूला लेने के बाद सीधे क्वेश्चन बता दूँ, उसमें आपको आधा अधूरा ज्ञान होगा। क्योंकि अगर आपसे किसी ने पूछ लिया या आपके सर ने पूछ लिया, है ना, कि ये बताइए जो यूलर्स मेथड है ये कहाँ से आया, तो काफ़ी लोग नहीं बता पाएंगे। अब देखिए जो यूलर्स मेथड है, तो मैं बता रहा हूँ ये यहाँ से आया, डिफरेंशियल इक्वेशन से आया। पिकार्ड मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन से आया, है ना। तो ये सब चीज़ें देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से किस तरीके से आ रही वो सब चीज़ समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेना है, जैसे ये है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्या कि यहाँ पर जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है, तो आप देखिए कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, है ना, इंटीग्रेशन अगर इन दोनों का कर दूं इंटीग्रेट, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो dy होगा और ये dx वहाँ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। इस तरीके से जैसे ये dy है ऐसे, इज इक्वल टू यहाँ पर f(x), y है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर dx लगा दिया मैंने, तो ये समझ लीजिए इसका जो भी आएगा तो ये y आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पर जो भी आएगा, लेकिन अभी तो देखिए फंक्शन है, अभी तो कोई इस तरीके से तो कोई इक्वेशन दी नहीं है कि वो हम सॉल्व कर सकें, है ना। तो अगर ये है तो इसको हम कह देते हैं कि ये आपका क्या है, f(x) है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से हो गया तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसको आप इक्वेशन नंबर इसको ना डाल के आप इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लीजिए, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब y इज इक्वल टू f(x) है। अब हमको करना क्या है कि जब भी आप इंटीग्रेशन लेते हो तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन जो होता है, जैसे कोई भी चीज़ के इंटीग्रेट कर रहे हैं, डेरिवेटिव का मतलब होता है कि हम छोटी से छोटी चीज़ लेते हैं, है ना, बिल्कुल स्मॉल, जैसे ये dx है तो ये समझ लो ये क्या है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है उसमें से हमने छोटी चीज़ ये ले ली तो इसे dx कह दिया, है ना। ऐसे ही इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम बड़ी चीज़ लेते हैं, है ना, अपर लोअर टू, वो कहते नहीं है इनिशियल टू फाइनल, है ना। तो अब इसमें क्या है कि जैसे ये इंटीग्रेशन है तो ये जो y/f(x) है, तो ये मान लीजिए कि ये कोई कर्व है, ठीक है, ये कर्व है और ये कर्व आपका किसी एक ग्राफ में है। अब देखिए ग्राफ बनाते डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को ग्राफ देख के बहुत डर लगता है, लेकिन मैं आज आपका डर एकदम से हटा दूंगा। इस वजह से हटा दूंगा क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट समझा दूंगा ग्राफ में कि किस तरीके से, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि एक ग्राफ होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये मान लीजिए एक ग्राफ है आपका, ठीक है, इतनी सी बात हो गई। इस ग्राफ में यहाँ पर क्या होता है, ओ होता है कि नहीं होता है। ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन है, ये हो गया। अब देखिए ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अब इसमें कह रहे हैं कि ये जैसे y इज इक्वल टू f(x), ये कोई एक कर्व है, ठीक है। कर्व कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है कि नहीं होता है।
ऐसे ही मैं यहाँ पर कहीं भी इन दोनों के बीच में कहीं भी एक कर्व ले लेता हूँ, ठीक है। कर्व ले लिया इस तरीके से, हमने कुछ इस तरीके से ले लिया, ये मान लीजिए इस तरीके से कर्व है, ठीक है। ये कर्व हो गया। अब इस कर्व में थोड़ा सा और अच्छे से कर्व, क्योंकि ये कर्व टाइप का नहीं दिख रहा है ना। ये कर्व हो गया। अब देखिए इस कर्व में, जैसे ये कर्व है कि नहीं है, y इक्वल टू fx, तो इसमें एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो इससे टच होकर जाएगी। अब ये जो है, ये मान लीजिए ये y इक्वल टू कैपिटल fx है, ठीक है, कैपिटल fx है। अब यहाँ पर कोई एक लाइन है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये आपकी यहाँ से टच होकर जा रही है। अब टच तो हो जाए, बहुत बड़ी बात है, हो गई यार, बहुत सही। चलिए टच हो गई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टच हो गई और यहाँ से ऐसे वो जा रही है लाइन, ठीक है। अब इसके बाद आप समझेंगे कि ये लाइन मैंने इस वजह से टच कराई है, इस वजह से कि आप देखोगे कि जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं और हटा दूं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के सामने ये पॉइंट, इस सामने पॉइंट, इस सामने, मतलब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के सामने कोई एक पॉइंट मिल रहा है। वो पॉइंट ऐसे जाकर फिर ऐसे आएगा, ठीक है। तो हम कह देंगे कि वो पॉइंट कौन होगा, x और y का दोनों का पॉइंट होगा। होगा कि नहीं होगा? इसके सामने वाली जैसे ये है, अब इसके सामने वाली डिस्टेंस ये है, ऐसे, ठीक है। सब चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको सिंपल करना है कि यहाँ पर जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। इसको लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करनी है, और एक लाइन आपको कुछ ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरीके से। और इनका डिफरेंस समझ लीजिए कि वो सेम इक्वल है, थोड़ा बहुत चाहे प्लस माइनस का हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बाकी अब देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये थीटा है आपका, ठीक है, मैं हर एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जैसे ये आपका क्या है, y0 है, ठीक है, ये y1 है और ये y2 है। ये वाली लाइन क्या होती है, यही तो होती है। यहाँ पर ये पॉइंट है, मान लीजिए ये x0 है, ठीक है, x0 ये पॉइंट क्या होगा, अब ये पॉइंट मान लीजिए, अब यहाँ पर x0 है तो मैं यहाँ पर x1 नहीं रख सकता, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिफरेंस होता है वो, मान लीजिए ये डेल्टा x है और इसको हम h बोल देते थोड़ा देर के लिए। ऐसे ही यहाँ पर भी कोई डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो भी होगा वो भी h होगा, मतलब यहाँ पर जो भी डिफरेंस जा रहा है वो h का जा रहा है। अब हमने पढ़ा भी है हमेशा कि जो डिफरेंस होता है x का डिफरेंस, जैसे ये x की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका जो डिफरेंस होता है, जैसे 2 है फिर 1 है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा ना, और इसको h बोलते हैं। ऐसे ही जो x का डिफरेंस जा रहा है वो क्या है, एक h डिफरेंस जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो जो डेल्टा x ये h डिफरेंस होगा, यही तो यहाँ भी होगा, ठीक है, ये होगा। और यहाँ पर मान लीजिए ये जो है ये वाली लाइन, ये मान लीजिए ये आपकी डेल्टा y होगी, ठीक है, इतना यहाँ भी डेल्टा y, ऐसे, ठीक है, आगे चल के समझेंगे सब। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको, ये समझिए, जैसे ये y इक्वल टू fx है। अब ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे यहाँ पर क्या कि हमेशा अगर इस तरीके से एक ट्रायंगल देख रहे हो ना ये, ठीक है, ये ट्रायंगल देख रहे हो, तो इसमें अगर मैं बेस और
यहाँ पर जो बेस है आधार है और लंब है परपेंडिकुलर, तो वो बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन बनाता है वो एंगल थीटा बना रहा है, और थीटा है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये इस तरीके से है तो ये हमारा टेन थीटा बराबर होगा, है ना। टेन थीटा है ना बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसको मैं इक्वल ना मान के अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कह दूं कि ये इक्वल नहीं है, ये इस तरीके से आपका, ठीक है ना, इस तरीके से, तो डेल्टा वाई यहाँ पर डेल्टा एक्स क्यों होगा, परपेंडिकुलर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा ना, यहाँ पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है ये होगा। तो यहाँ से अगर डेल्टा वाई निकालूँ मैं, है ना, तो ये किस तरीके से होगा, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स टेन थीटा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका। तो इतना समझ में आ गया आपको, है ना, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसके बाद अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, ओके। तो अब ये जैसे देख लीजिए, अब यहाँ पर मैं जो टेन थीटा है, अगर टेन थीटा इसमें देखूं, ठीक है, तो टेन थीटा अगर मैं एक्स जीरो पे देख रहा हूं, ठीक है, ये एक्स जीरो है, एक्स जीरो है ना, तो एक्स जीरो पर जब मैं यहाँ पर टेन थीटा देख रहा हूं तो मैं इस टेन थीटा को लिख सकता हूं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये डिफरेंस है आपका, है ना, ये डिफरेंस तो जानते होंगे ना आप, ये जीरो पे है ना, ये डिफरेंस जानते होंगे, तो ये इज इक्वल टू हो गया, ठीक है, इतना किसके इक्वल हो गया, इसके, ये बात क्लियर हो गई। अब इतना आप देखेंगे, ठीक है, इतना आप देखेंगे जैसे, तो अब ये कह सकते हैं कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है तो ये किसके इक्वल है, ये आपका एफ एक्स वाई के इक्वल है। लेकिन यहां पर जो ये जीरो लगा है ये किसका है, एक्स जीरो और वाई जीरो, मतलब ये जो एक्स जीरो वाई जीरो इनका है ना। तो जब इनका है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह यहां पर इस तरीके से डेल्टा एक्स एफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये डेल्टा वाई है, लेकिन अगर मैं वाई वन ले रहा हूं, ठीक है, वाई वन ले रहा हूं, ये वाला वाई वन, ठीक है, तो क्या आएगा, तो मैं कहाँ समझा दूं आपको, यहां समझा दूं। अगर मैं देखिए वाई वन ले रहा हूं, इस तरीके से हम लगा, क्योंकि इक्वल इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अभी श्योर नहीं हो आप कि ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। क्यों नहीं श्योर, क्योंकि यहां पर वैल्यू थोड़ी दी है कि 2 इज इक्वल टू 2, ऐसे दिए नहीं है, तो इस वजह से हम श्योर नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में इक्वल लगाएंगे, बाकी जब आप ये समझ रहे हो तो इसमें समझो कि ये आपका अप्रोक्सीमेट है, इक्वल नहीं है, ठीक है, ओके। तो इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। अब देखिए जैसे y1 है ना, तो y1 इज इक्वल, ये जैसे ये लगा है, इसके बाद y1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो जब y1 हम निकाल रहे हैं तो y1 इज इक्वल टू होगा क्या, y0 प्लस, ठीक है, आपका y0 प्लस होगा, y0 प्लस ये, क्यों, क्योंकि तभी तो आप इसका y1 का वो निकाल सकते हो ना, y0 प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, डेल्टा एफ एक्स जीरो। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर h है ना, तो हम यहाँ पर h लिख देंगे, ठीक है, एंड एफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो। तो इतना समझ में आ गया आपको कि ये इज इक्वल टू ये इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेल्टा वाई है निकाला, डिफरेंस है ये, डेल्टा वाई डिफरेंस निकल रहा है, डिफरेंस ये होता है। लेकिन जब हम y1 इज इक्वल टू निकालते हैं तब हम कहते हैं ये प्लस वो, ठीक है। जब y2 निकालेंगे तो फिर दूसरा आएगा।
तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये है ना, अब y2 निकालूं अगर मैं, है ना, तो क्या आएगा, तो यहां पर आएगा y1 प्लस एच एफ x1 कॉमा y1। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई, है ना, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब जैसे आप यहां पर इस तरीके से निकाल रहे हैं, ठीक है, अब यहां पर कहना क्या है आपको कि जैसे ये हो गया y3 ऐसे आएगा, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये हो गया yn प्लस 1। ठीक है, फिर ये क्या होगा yn प्लस एच एफ xn कॉमा yn। ठीक है, ये तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला? ये हो गया आपका यूलर्स मेथड। ठीक है, ये आपका यूलर मेथड हो गया। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई आपको, है ना, इतनी बात समझ में आ गई कि ये yn इज इक्वल टू ये हो गया हमारा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड यूलर मेथड। ठीक है, ये तो ये इतना समझ में आ गया आपका, है ना, ये डिफरेंस है आपका। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। अब यहां पर देखिए आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला होता है, अच्छा इस तरीके से फॉर्मूला आता है। अब आपको करना क्या है कि क्वेश्चन लेना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब इसके बाद, तो इतना आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। तो हमेशा आप समझिए कि ये यूलर्स मेथड, ये जो यूलर्स है, ये यूलर मेथड कहां से बना है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन से बना है आपका। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो जिनको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो फिर से एक बार बैक करके एक बार फिर से देख सकते हैं आप। ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं लिख के लाया था क्वेश्चन को कि गिवन dy अपॉन dx। ठीक है, गिवन dy अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स विथ y इज इक्वल टू 1 फॉर x इज इक्वल टू 0। फाइंड y। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली फॉर x इज इक्वल टू 0.1 बाई यूलर मेथड, यूलर्स मेथड। ठीक है, इसके बाद ये इस तरीके से कहेगा कि 5 स्टेप। किस तरीके से कहेगा? इस तरीके से कि 5 स्टेप। ओके, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तो हमें कैलकुलेटर हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के आप सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ना। क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं आपके, सॉरी सॉल्यूशन गलत हो सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन में लिखिए कि वी हैव। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है वी हैव y n+1
इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इज इक्वल टू लगा सकते हैं, इज इक्वल टू वाई एन प्लस फिर एफ एक्स एन कॉमा वाई एन, ठीक है। एंड वाई इज एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, ये दिया है। एंड आप लिख सकते हो कि जैसे ये y इज इक्वल टू 1 है तो आप कहोगे कि ये y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वाई 0 है, ठीक है, ये याद रखिए। एंड x इज इक्वल टू कितना दिया है, 0 है, तो ये आपका x 0 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए ये 5 स्टेप वाला सिस्टम है, ये किस तरीके से होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ कि 5 स्टेप है तो मतलब कैसा होगा कि x1 होगा, फिर x2 होगा, फिर x3 होगा, फिर x4 होगा एंड x5 होगा कि नहीं होगा। अब अगर इस तरीके से है तो x की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर अप्रॉक्सीमेट x इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। तो जब 0.1 है तो फिर कैसे बनेगा हमारा, है ना। तो करना क्या है हमको, सिंपल कि सबसे पहले तो आपको डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, h इज इक्वल टू, अब जैसे ये x इज इक्वल टू 0.1 है तो x इज इक्वल टू 0.1 है तो आप कह सकते हैं कि x माइनस एक्स 0 अपॉन, अब कितने स्टेप तक है, 5 स्टेप तक है, तब 5 स्टेप तक है, इस वजह से अपॉन 5 लिख देंगे। और x की वैल्यू दी है 0.1, ठीक है, एंड माइनस एक्स 0 की वैल्यू दी है 0 यहाँ पर, ठीक है, ये अपॉन 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02, तो h की वैल्यू आपकी आ गई। अब देखिए डिफरेंस 0.02 है तो जो x की वैल्यू होती है उसका जो डिफरेंस होता है वो तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि जब भी आप देखते होंगे कि डिफरेंस जो 5 स्टेप तक जो डिफरेंस होते हैं x की वैल्यू में, तो जैसे 1 2 3 4 5 है तो 1 2 के बीच में 1 का डिफरेंस, 2 3 के बीच में 1 का डिफरेंस, ऐसे ही जो 5 स्टेप तक हैं इनकी वैल्यू में भी कितने का स्टेप गैप होना चाहिए, 0.02 का गैप होना चाहिए। तो किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि अगर ये क्या है, ये है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये हो गया 0.02, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्या आएगा 0.04, तभी तो होगा गैप, एंड 0.06, फिर 0.08, फिर यहाँ पर 0.10, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं 0.1। तो अब 0.1 आया कि नहीं आया, तो ये आपकी ये वैल्यू होगी। तो x1 इज इक्वल टू ये, y1 x2 इज इक्वल टू ये, x3 इज इक्वल टू ये, x4 इज इक्वल टू, अरे यार कहाँ मैंने लिख दिया इसको, ऐसे नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए ऐसे कि वेयर x1 x2 x3 x4 x5 are 0.02 0.04 0.056 0.08 एंड 0.1, ठीक है, क्योंकि 10 को के पीछे जो 1 के पीछे 0 तो वो नहीं लिखा करते हम, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, ओके। तो अब करना क्या है, अब सिंपल हमें काम कर देना है। काम कैसे करना है कि अब ये जो हमने लिखा है वी हैव ये फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूला की मदद से, अब कैसे मदद से, जैसे अब x1 है तो x1 के लिए हमें y1 की वैल्यू चाहिए, y1 के लिए हमें n बराबर 0 लिखना पड़ेगा। जब n बराबर 0 लिखना है तो हम लिखेंगे y1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, तो y0 प्लस फिर f यहाँ पर x0 कॉमा y0। अब ये देखिए अब कैसे, अब fx0 y0, अब fx क्या है, dy अपॉन dx है। अब dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, ये है, तो बस इसमें वैल्यू रखते हैं। तो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस
अब यहाँ पर y माइनस एक्स है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y0 माइनस x0 अपॉन y प्लस इसमें यहाँ पर h भी तो लिखा था हमने, है ना, h तो भूल गए, h भी लिखा था, h डेल्टा x की जगह, है ना, तो h यहाँ पर भी h रहेगा, ठीक है, y0 x0 y0 प्लस x0, ठीक है, ये रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप करेंगे क्या, यहाँ पर कि y1 की जगह y1 रहेगा। अब y0 है तो y0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 लिख देंगे, प्लस h की वैल्यू क्या है, 0.02 है, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू y0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, x0 की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन नीचे y0 की वैल्यू 1 और ये 0, 1 माइनस 0 एंड ये 1, तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस ये है तो 1.02, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, y1 की वैल्यू हो गई, तो y1 की वैल्यू आ गई अब हमारे पास। अब इसी तरीके से y2 की निकालेंगे। अब y2 की क्या आएगी वो भी देखते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन आप जब यूलर्स मेथड है तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है ना। जब तक वो नहीं समझेंगे तो फिर बनेगा कैसे, दिमाग में चढ़ेगा कैसे क्वेश्चन, वो फॉर्मूला आपका। तो देखिए अब इसके बाद यहाँ पर y2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अब n है तो n जगह क्या लग जाएगा, y1, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 रखेंगे तभी तो 2 होगा, तो ये 1 हो गया, प्लस h f, फिर यहाँ पर x1 y1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है, ये है 1.02 प्लस h की वैल्यू 0.02, है ना, एंड यहाँ ये है तो y1 होगा यहाँ पर, है ना, ये y1 होगा तो y1 की वैल्यू क्या है 1.02 माइनस, अब x1 की वैल्यू क्या है, ये है x1 की वैल्यू यहाँ से 0.02, ठीक है, एंड नीचे जोड़ देंगे तो इसी को जोड़ दीजिए इस तरीके से 0.02 प्लस लगा दीजिए यहाँ पर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आएगा, तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर तो लिए होंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, हम भी कैलकुलेटर लिए हैं, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए 1.02 प्लस 0.02 ब्रैकेट लगाइए, फिर 1.02 माइनस 0.02, ठीक है, एंड फिर माइनस लगा दिया एंड डिवाइड लगा दीजिए, डिवाइड फिर इसी में लग जाएगा, डिवाइड बाहर लगा दीजिए, फिर 1.02 प्लस 0.02, ठीक है, फिर इज इक्वल टू कैलकुलेटर चल क्यों नहीं रहा यार, ये गड़बड़ हो गया क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो, ठीक है, और मैं इसको देख कर लिख देता हूँ, ओके, जिससे कि आपको तो पता ही है ना कैलकुलेटर चलाना, है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इतना, देखिए यहाँ पर सिर्फ आप वो समझिए, लगाने का तरीका समझिए, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1.0392, ओके।
इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे y3 वाले को तो क्या आएगा आपका, तो अब यहां पर फॉर्मूला बार बार रखें चाहे ना रखें कोई दिक्कत नहीं है। y3 की वैल्यू तो यहां पर ये हो जाएगा 1.0392, ठीक है, प्लस 0.02, फिर यहाँ पर 1.0392 माइनस 0.04, ठीक है, एंड इसी को ऐड कर दीजिए 1.0392 प्लस 0.04, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो y3 इज इक्वल टू आएगा आपका 1.0577, ठीक है। इसी तरीके से जब y4 निकालेंगे तो क्या आना है, जब y4 निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा y3 की वैल्यू 1.0577 प्लस 0.02, ठीक है, एंड इसमें फिर इसमें जब ये लिखेंगे फिर यहाँ पर 1.0577 माइनस 0.06, ठीक है, एंड यहाँ पर इसी को ऐड कर दीजिए 1.0577 प्लस 0.06, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा y4 की वैल्यू 1.0756, ठीक है। इसके बाद फिर आपको y5 निकालना है। y5 तो y5 की वैल्यू ये हो जाएगी y4 है, y1 एक सेकेंड रुकना, अभी 2 3 4 5 स्टेप तक निकालनी है हमें। x4 y4 0.1 लिखना पड़ेगा, 0.1, ठीक है, और हम लिख चुके हैं 0.1 का, x इक्वल टू 0.1। देखिए यहाँ पर जो 0.02 हो गया था हमारा, ठीक है, x0 y0 है ना, x इक्वल टू 0.1 का कितना आया था, इसका आया था हमारा, अभी रुक जाइए, 5 स्टेप तक निकालना है ना, ये 5 स्टेप तक यहाँ निकालिए आप, ठीक है, यहाँ 5 स्टेप तक, तो हाँ 5 स्टेप तक याद आ गया। तो ये यहाँ पर y 1.0756 ये हो गया प्लस 0.02 एंड यहाँ पर 1.0756, ठीक है, एंड यहाँ पर माइनस 0.08, ठीक है, एंड ये ऐड कर दीजिए तो 1.0756 प्लस 0.08, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.0928, ठीक है, इतना आ गया। तो फिर ये आ गया, ठीक है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि जब 5 स्टेप तक आ गया, ठीक है, 5 स्टेप तक आ गया तो आप ये लिखेंगे यहां पर कि y इज इक्वल टू 1.0928, ये इज इक्वल टू, तब ये होगा जब x इज इक्वल टू 0.1 होगा, ठीक है, ये क्यों, क्योंकि 5 स्टेप तक ही तो आंसर निकालना था यहाँ पर, तो ये 5 स्टेप तक निकाला है, कहाँ से कहाँ तक, अप्रॉक्सीमेट में कि 0 से 0.1 के बीच में बिल्कुल
अब 0 और 0.1 के बीच में कितना छोटा नंबर होता है कि नहीं होता है? तो वही कहा गया है कि अब इसमें 0 से 0.1 के बीच में, लेकिन जब क्वेश्चन में देखा था तो x इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 0.1 था, है ना, अप्रोक्सीमेट है। तो x इज इक्वल टू 0.1 का अप्रोक्सीमेट कितने नंबर आ रहे हैं आपके? 5 स्टेप तक आ रहे हैं। कितने? 1 2 3 4 5 तक आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आपने 5 स्टेप तक बिल्कुल अप्रोक्सीमेट निकाला है कि 1.0928 तक आ सकता है। कब? जब x इज इक्वल टू 0.1 हुआ। नहीं समझे अभी आप? देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था कि x इज अप्रोक्सीमेट x इज इक्वल टू 0.1 कहा था एंड 5 स्टेप तक, मतलब कि x की वैल्यू अगर 0.1 है, ठीक है, x1 x2 x3 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि वो तो x1 x2 x3 ये जो है ये x की बिल्कुल ये समझ लीजिए बिल्कुल अप्रोक्सीमेट, मतलब बहुत ही अंदर जाके मतलब कहते हैं, ठीक है, 0.1 है ना। अब मैं कह दूं कि आपका 0.1 कितना छोटा नंबर होता है कि नहीं होता है? तो 0.1 के अंदर 0.02 0.03 कहाँ से? 0 से 0.1 के बीच का, है ना, तो उसके पास के नंबर हैं ये लिखे गए हैं। तो कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट ये x ही की तो वैल्यू है, क्योंकि 0.1 कितना छोटा होता है कि नहीं होता है? तो 0.1 और 0. ये जितने नंबर निकले हैं ये सब क्या है? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है किसकी? 0.1 की, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं समझा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, समझने वाले समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे हैं तो वो भी समझ लीजिए, ठीक है, फिर से वीडियो को बैक करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम यूलर्स मॉडिफाइड मेथड पढ़ेंगे। तो वो भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो क्वेश्चन उसके लॉन्ग में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उससे। तो उसका भी हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर सॉल्यूशन उसका सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लेंगे, और जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो उसमें इसके आगे से लेंगे। जैसे इसमें जो फॉर्मूला था yn+1 इज इक्वल टू yn, है ना, फिर प्लस hfxn yn, ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला के आगे की कहानी वो होगी। तो यहीं से वो कहानी बनती है, लेकिन मैंने इसलिए पूरा नहीं मॉडिफाइड वाला भी नहीं लिया है, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ा हो जाता और फिर आपको समझ में भी नहीं आता, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका भी थोड़ा सा अलग ही कॉन्सेप्ट रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी जो आपके साथ पढ़ते हैं, क्लासमेट हैं, उनको भी ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।